Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput. Today I am going to complete our wind energy. Okay? तो आज मैं आपसे wind energy पे डिस्कशन करूंगा। विंड एनर्जी मैंने पिछली क्लास में आपको बेसिक आपको बता दिया है क्या क्या कि विंड एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है, विंड एनर्जी पूरे ग्लोब पे मैंने आपको दिखाया था कैसे जनरेट होती है, और फिर मैंने आपको विंड की बेसिक चीजें बताई थी और आज मैं आपको कंप्लीट करूंगा। ठीक है, विंड एनर्जी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने विंड के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी क्यों लाना जरूरी है, क्यों जीरो इमिशन की बात चल रही है, कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट की बात चल रही है। तो आपको कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को मेंटेन करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करनी है, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ रही है। मैंने आपको सब कुछ समझाया। ठीक है, आज मैं आपसे विंड एनर्जी कंप्लीट करेंगे। अपन विंड पे डिटेल में बात करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना। जैसे आपने देखा कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी पे क्वेश्चंस मेंस पे आते ही रहते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम देख लो, यूपीएससी देख लो, यूपीपीसीएस देख लो, एमपीपीसीएस देख लो, कोई भी पीसीएस देख लो, मेंस के अंदर लिखने को आ जाता है। ठीक है, तो आज मैं विंड एनर्जी आपको जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड उतना आपको बताता हूं। एक्चुअली आप पूछोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है उतना बताता हूं, तो क्या बहुत बड़ी दुनिया है क्या? यस, डेफिनेटली। अगर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो बहुत बड़ी दुनिया है। इतना आसानी से, इतना जल्दी ये कंप्लीट होने वाला नहीं है, वो बहुत डिटेल है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो कहीं ना कहीं एमटेक की बात है, पीएचडी की बात है, और कहीं ना कहीं ईएससी एग्जाम होती है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वहां पे भी कुछ मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ लेवल पे जाना पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है आपको। लेकिन फिर भी मैं, बहुत लोग पूछते हैं कि ब्लेड रोटेट कैसे करती है, तो ये हल्का सा बता दूंगा, आप बियर करना और समझ में आएगा जब आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है, और फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूं, एमपीपीएससी जीएस पेपर 3 का यूनिट 1 फिजिक्स स्टार्ट होगी। 1 से 2 दिन में आपको फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और अभी आप ये पढ़ते रहे। यूपीपीसीएस क्या कहते हैं, यूपीएससी का ये चल रही है साइंस टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी, अपना विटामिन ई आने वाला है, वो देखेंगे आप। ठीक है, तो जो लोग नए हैं पूरे पुराने लेक्चर देखिए, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि मुझे आता है और मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट की नीड है, तो कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी आपसे कोई पूछे कि विंड एनर्जी में कितना परसेंटेज मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जी में आता है ना, रिन्यूएबल है विंड, आपको पता है, तो कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कितना गीगावाट का कंट्रीब्यूशन है, तो 40.03 गीगावाट के आसपास ये आपका कंट्रीब्यूशन है विंड का। पूरे रिन्यूएबल एनर्जी में बात करोगे तो 150.54 या 152 गीगावाट का कंट्रीब्यूशन आता है पूरे रिन्यूएबल का। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं 2021 30/11/2021 का डेटा बता रहा हूं, उसमें आपको 150.54 या 152 गीगावाट, ये दोनों है, आपको दोनों मिल जाएगा, तो कोई भी एक ले सकते हो। इतना पूरा कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, कंट्री इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये कंट्री की इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि इतना है, उसमें से विंड का इतना भाग है 40.03 गीगावाट। ठीक है, ये आपको जानना है। ये चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा कब, जब मैं पॉलिसी प्लान वगैरह पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि विंड का इतना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन आगे चल के बढ़ना ही है, आपको मैं बताऊंगा। अभी ये कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना आप, अभी आपको बताऊंगा कि विंड का कंट्रीब्यूशन 2007 में कितना था, 2008 में कितना था, 2004 में कितना था, वो भी आपको बताऊंगा। ये अभी का है 2021, मतलब 11वें महीना, नवंबर। तो अब मैं आपको बताता हूं विंड एनर्जी के बारे में। तो विंड मैंने आपको समझा तो दिया है बेसिक चीजें। विंड जनरेशन कैसे होती है? विंड जनरेशन ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस इन द सेंस कि ट्रॉपिक से लेते हुए, ट्रॉपिकल रीजन से लेते हुए पोलर रीजन तक अगर देखोगे तो हीटिंग यूनिफॉर्म नहीं है। उस अनयूनिफॉर्म हीटिंग होने के कारण, यूनिफॉर्म हीटिंग ना होने के कारण, मतलब कि क्या होता है, डिफरेंशियल हीटिंग होने के कारण, यूनिफॉर्म हीटिंग ना होने के कारण, अनइक्वल हीटिंग होने के कारण, सब कुछ बोल सकते हो, आपका एक डेंसिटी डिफरेंस बनती है, जो मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी डिफरेंस बन रही है। और हायर डेंसिटी पोलर रीजन से लोअर डेंसिटी ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटर रीजन की ओर एयर का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप विंड जानते हो, जिसके पास एक ऊर्जा होती है, उसको हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं अपने यूज के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वाटर को पंप करना हो, चाहे सेलिंग पर्पस में, शिप की सेलिंग में, शिप को चलाना है, तो विंड का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि शिप्स आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी इटसेल्फ। तो विंड के सिद्धांत पे ही हमारे जहाज वर्क करते हैं। आपने देखा होगा पहले के जहाजे में, और
आप देखोगे कि उसमें पूरा का पूरा वो चादर नुमा एक कपड़ा लगा रहता था, तो विंड का ही प्रेशर थ्रस्ट के कारण वो आगे की ओर मूव करते थे। तो विंड का सिद्धांत, और आज भी विंड का सिद्धांत यूज होता है। मोटर्स लग गए, जनरेटर्स लग गए, सब कुछ लग चुके हैं, लेकिन आज भी विंड का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विंड का तो रोल है, एंशिएंट टाइम से रोल है। तो उसमें आपने देखा कि विंड जो जनरेट हो गया सोलर हीटिंग के कारण, और कितना परसेंट सोलर एनर्जी का? 2%। सिर्फ 2% सोलर एनर्जी का अप्रोक्सीमेटली विंड एनर्जी में मैनिफेस्ट होता है, मतलब विंड एनर्जी उससे बनती है। और उसके बाद बात करें अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस पे वो भी रिस्पॉन्सिबल है विंड में एनर्जी का। विंड में जो ऊर्जा है वो अर्थ के रोटेशन के कारण भी है, विंड में जो ऊर्जा है वो सोलर हीटिंग के कारण भी है। लेकिन आप पूछोगे कौन ज्यादा डोमिनेट करता है, तो सोलर हीटिंग का जो फैक्टर है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस पे है उसके कंपैरिजन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एनर्जी इन विंड ड्यू टू सोलर हीटिंग, ये लिख सकते हैं, एनर्जी इन विंड किसके कारण? सोलर हीटिंग के कारण, या नेचुरल कन्वेक्शन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सोलर हीटिंग के कारण। और सोलर हीटिंग कैसा हो रहा है? अनइक्वल हो रहा है, बराबर हीटिंग नहीं है ना, ट्रॉपिक से लेके पोल तक। इसलिए आपको जानते हो कि एक टेम्परेचर डिफरेंस बनती है, उसके कारण डेंसिटी डिफरेंस बनेगा, उसके कारण एयर का फ्लो होगा, जिसे आप विंड बोलते हो। ये ज्यादा है जो एनर्जी आ रही है विंड के अंदर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, उससे ज्यादा। लेकिन ऐसा है रोटेशन के कारण ऊर्जा है, भले कम है इसके कंपैरिजन में, है जरूर। अब ये क्यों होती है, अगर थोड़ा सा बता दूं, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाले हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा, और जो लोग नहीं है वो सुन लो, बाकी मैं ज्योग्राफी में आपको समझा दूंगा, जब मैं वहां डिटेल में बात करता रहूंगा तो आपको समझा दूंगा। और इसमें मेन बात यह है कि आपने नो स्लिप कंडीशन का नाम सुना होगा, जो सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स है, आपने सुना होगा, आपने नो स्लिप कंडीशन पढ़ा होगा। तो नो स्लिप कंडीशन का कॉन्सेप्ट है, विंड शियर का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट के कारण यहाँ पे ये आता है। तो जो लोग को मैंने नो स्लिप कंडीशन बताया वो समझ गए होंगे, अगर उनको पढ़ा होगा उन्होंने तो उनको पता चल गया होगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसके कारण है 2% सोलर हीटिंग के कारण विंड में ऊर्जा आती है। 2% ऑफ सन हीटिंग मैनिफेस्ट इन द विंड एनर्जी। ठीक है, तो मैनिफेस्ट होती है 2%, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, ऊर्जा को थोड़ा बताता हूं। देखिए, एनर्जी की बात मैं करूं तो एनर्जी की बात अगर समझनी है, विंड एनर्जी, तो एनर्जी बहुत सारे टाइप्स के बातें जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से। आपने देखा कि कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये एमपीपीएससी में आ चुका है, ये जानना चाहिए आपको, एमपीपीएससी मेंस में आया था अभी। तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी मैंने आपको बताया, खूब बताया, आपको अच्छे से समझाया। अल्टरनेटिव एनर्जी क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैं बात करूं कि आपके पास एग्जॉस्टिबल सोर्स, नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, मैंने वो भी बताया। कमर्शियल सोर्स, नॉन कमर्शियल सोर्स क्या होते हैं, मैंने वो भी बताया आपको। तो मैंने मेन चीजों आपको हो सकती है मैंने आपको बताया। प्राइमरी एनर्जी सोर्स, सेकेंडरी एनर्जी सोर्स क्या होते हैं वो बताया। ये तो ठीक है, ये किसी आधार पे, जैसे यूटिलाइजेशन के आधार पे कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स, उपयोगिता के आधार पे, ठीक है, उसके आधार पे, स्रोत के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऐसे हम लोगों ने एनर्जी को बांटा। क्वालिटी के आधार पे बात करेंगे आज, तो क्वालिटी के आधार पे बात करोगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बार प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज और सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज की बात की थी, लेकिन उसी में एक क्वालिटी का आधार थर्मोडायनेमिक्स से भी पढ़ सकते हो। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल है, जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, तो ऊर्जा को फर्स्ट लॉ बोलती है कि मैं क्वांटिटी के आधार पे बात करूंगा, क्वांटिटी के आधार पे ऊर्जा की डिस्कशन करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन क्वालिटी के आधार पे ऊर्जा का, एनर्जी का डिस्कशन करती है कौन? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से आपको विंड एनर्जी को समझा रहा हूं कि ये कैसी ऊर्जा में आती है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, हाई क्वालिटी एनर्जी, हाई क्वालिटी या हाई ग्रेड एनर्जी, हाई क्वालिटी एनर्जी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी के सेकेंड दूसरे सिद्धांत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी की बात करती है, और फर्स्ट लॉ क्वांटिटी की बात करती है। और उसके बाद है आपके पास लो क्वालिटी एनर्जी, ये दो है। अब इसमें आपको हल्का सा बता देता हूं। तो मैंने एनर्जी का डिफरेंशिएशन, एनर्जी का क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से आपको करके दे दिया है। आज कन्वेंशनल पूछे हैं एमपीपीएससी में, कल ये पूछ लेंगे। ऑप्शन आप टिक मार सकते हैं, आप मेंस में भी लिख सकते हैं, हल्का सा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, हाई क्वालिटी एनर्जी में आपको मैं पहला बता रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि रोटरी पावर, रोटेशन, रोटरी पावर, रोटरी,
या आप बात कर सकते हो कि जैसे कि सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हो, है ना, सॉफ्ट पावर, SHAFT, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट क्या करता है? रोटेट करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, रोटेट कर रहा है कोई चीज, ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप विद्युत बनाने की बात कर रहे हो, चाहे विंड हो चाहे सोलर हो, मेन तो यही है ना कि अपनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड को पूरा करे, तो वो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपके पास क्या है? और आपके पास वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब ये सब चीज तो देखो फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल ही जाएगा, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, पहला यूनिट जो है ना उसमें मिल जाएगा। ये सारे हाई क्वालिटी एनर्जी है। ध्यान से सुनिएगा, हाई क्वालिटी एनर्जी किसको बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें तो डिटेल में बात की जा सकती है, बट आपको लाइटली समझाता हूं। ऐसी ऊर्जा का स्रोत, ऐसी एनर्जी जिसको कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, कन्वीनियंटली, आसानी से, और एफिशिएंटली किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उस प्रकार के क्वालिटी एनर्जी को बोलते हैं हाई क्वालिटी एनर्जी। ये सारे, तो जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जैसे शाफ्ट रोटेट कर रहा है, तो आप आराम से इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही तो होता है टरबाइन वगैरह में, तो आराम से कन्वीनियंटली एफिशिएंटली हो रहा है, ठीक है, अच्छी खासी एफिशिएंसी है, लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ये है। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में आप एफिशिएंटली और कन्वीनियंटली आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो वो है आपके पास हाई क्वालिटी एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? हाई क्वालिटी एनर्जी है या हाई ग्रेड एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आप इसको कन्वीनियंटली, आसानी से और एफिशिएंटली किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप ठंडी के दिन में हीटर चलाते हो, तो हीटर में क्या होता है? हीट एनर्जी निकलती है, तो आसानी से कन्वर्ट हो रही है। दूसरी बात करें, आप इलेक्ट्रिक एनर्जी से फैन रोटेट कर सकते हो, तो फैन से क्या हो रहा है? आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी से फैन रोटेट किया, फैन से विंड बनी, जो कि विंड के अंदर एक ऊर्जा है, विंड एनर्जी, जो आपको हवा लगती है उसके अंदर वेलोसिटी होती है ना, तभी तो विंड हवा आती है तो अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, विंड अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, ऐसा लगता है ना फीलिंग। तो कैसा है उसके अंदर ये ऊर्जा, कैसे आया? आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, पंखा चली, और उसके कारण एक विंड में एनर्जी आई, जो कि विंड फ्लो करने लगी, तो आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक से। मैकेनिकल बोल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली मैकेनिकल ही है, विंड ये रोटेट कर रही है, रोटरी पंखा, और उससे जो बनी हवा, उसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हवा में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, उसके अंदर स्पीड है, तभी तो अच्छा लगता है ना। जैसे कूलर चल रहा है, कितना हवा तेज आती है, अच्छा लगता है, पंखा चल रहा है, देखते हो ना। तो इस तरीके से आप कन्वीनियंटली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको एक फॉर्म में और बता दूं, एक तरीके से ये ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ऑर्डर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, ये बंदा ऑर्डर्ड बंदा है, ये चीजें ऑर्डर्ड मैनर में होनी चाहिए। ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब भी कोई ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसको बहुत आसानी से आप एफिशिएंटली और कन्वीनियंटली आप उसको किसी भी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात करोगे लो क्वालिटी एनर्जी, तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, बस सोचने की बात ही नहीं है। जैसे आपके पास है हीट, थर्मल पावर प्लांट से आप कोयला जला के क्या बनाते हो? हीट। उसका हीट का क्या यूज करते हो? पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हो। उस स्टीम को क्या करते हो? टरबाइन पे स्ट्राइक कराते हो, टरबाइन रोटेट करती है, उससे जनरेटर जुड़ा हुआ होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो हीट है लो क्वालिटी एनर्जी। उसके बाद बात करें, उसके बाद आपके पास विंड है। विंड को समझाना था मुझे, इसलिए मैंने बताया विंड, ये हो गया। उसके बाद सोलर, ये भी। तो चलो ये आप समझ चुके हो। चलो विंड पे मैं एक बार और फोकस कर दूं कि लो क्वालिटी क्या है, लेकिन आप तो जस्ट उल्टा करके समझ ही सकते हैं। विंड इसलिए लो है क्योंकि विंड के जो एनर्जी है, विंड एनर्जी एक तरीके से डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है? जब विंड ब्लो करती है तो उसके इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल्स को देखो, इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल्स को देखो, तो क्या होगा? वो रेंडमली ऑल सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो एक डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर्ड नहीं है ये इसके अंदर जो ऊर्जा है। क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा जो है वो विंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, उसी के कारण है ना, वही तो मूव कर रहे हैं ना। लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली इधर उधर ही भाग रहे हैं, रेंडम है। कोई इधर जा रहा होगा एयर मॉलिक्यूल, कोई इधर जा रहा होगा, कोई पीछे भी आ रहा होगा। तो ये डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरीके से रेंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए आप इसको लो क्वालिटी में, ये ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। और बात करूं, जैसे तूफान चलती है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो आपको एकदम सामने से हवा आ रही है तूफान की, ठीक है ना, बहुत तेज तूफान चल रही है, तो आपको लगेगा पूरा विंड, हवा इधर ही आ रही है, पूरा विंड की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, सब आपके पास आ रही है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर देखेंगे अंदर घुस के, तो आपको पता चलेगा कि जो विंड की हवा मेरे साइड आ रही है, तूफान में एकदम हवा तेज आ रही है, तो उसमें से कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो पीछे भी जा रहे होंगे। ज्यादातर मॉलिक्यूल आ रहे हैं मेरे पास, एयर के मॉलिक्यूल्स, हवा जब तेज चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में पीछे भी जा रहे होंगे।
इसलिए बता रहा हूं डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे इधर भी जा रहे होंगे इधर भी जा रहे होंगे, तो डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये आपको समझना है। तो इसको आप कन्वीनियंटली एफिशिएंटली किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आप जब विंड को कन्वर्ट करेंगे किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि 70% 80% की एफिशिएंसी पे आप कन्वर्ट कर पाएंगे इसको, नहीं, बहुत एफिशिएंसी कम होगी। जैसे थर्मल पावर प्लांट में आप हीट यूज करते हो ना, कोयला जला के, तो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, अच्छे तरीके से आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। 40% तो एफिशिएंसी है पूरे वर्ल्ड में, और भारत में बात करोगे तो 30% की एफिशिएंसी है। तो देख रहे हो ना, अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं लोग, एफिशिएंटली कन्वर्ट नहीं होते हैं। हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाई क्वालिटी एनर्जी, तो ये कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनाते हो, जैसे आप हीटर लगाते हो ठंडी के दिन में, ये हो सकता है कन्वर्ट कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली। थ्योरेटिकली 100% एफिशिएंसी पे कन्वर्ट हो सकते हैं, और प्रैक्टिकली 90-92% एफिशिएंसी तक कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, आपने समझ लिया। और ये आप ध्यान रखना, इस आधार पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आधार पे मैंने आपको बताया है क्वालिटी ऑफ एनर्जी, इस आधार पे, ठीक है, वो क्वालिटी की बात करता है सेकंड लॉ, ठीक है ना। और बाकी मैं कोशिश करूंगा तो सेकंड लॉ के बारे में और आपको बता दूंगा जब समय आएगा। एक्चुअली इंजीनियरिंग वाले लोग जानते होंगे कि क्लॉजेस स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, और फर्स्ट लॉ में जूल्स का स्टेटमेंट आती है ना। आपने सुना होगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, परंतु एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये है फर्स्ट लॉ, मैं मानता हूं, बट आपको इनहेरेंट अंदर की नॉलेज दिया कि फर्स्ट लॉ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की बात करता है, लेकिन सेकंड लॉ क्वालिटी की एनर्जी की बात करता है। ग्रेड ऑफ एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी यानी हाई क्वालिटी एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी यानी लो क्वालिटी एनर्जी। तो आपने देखा क्या होते हैं ये, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मतलब मैं फिजिक्स में पढ़ा दूंगा हल्का सा, ठीक है ना। विंड जब वहां पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ाऊंगा ना, वहां पे आपको विंड के बारे में एक और बता दूंगा। एक्चुअली मैं विंड को चाहूं तो बोल सकता हूं कि ये हाई ग्रेड एनर्जी है, बोल सकता हूं मैं, हाई क्वालिटी एनर्जी है, ठीक है। उसके लिए मुझे अलग स्टेटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैंने आपको समझाया ये एकदम सही है, डिसऑर्डरली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हर एयर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे, इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल्स वो रेंडमली ऑल सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, तो एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म में है। रेंडमनेस जानते हो ना, रेंडमनेस है। और इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछोगे, इसमें लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो होती है उसके अंदर एंट्रोपी ज्यादा होता है, जो हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी होती है उसके अंदर में एंट्रोपी कम होता है। इतना ध्यान रखना। बाकी एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ा दूंगा, हल्का फुल्का आपको जानना है। हीट क्या है, एंट्रोपी क्या है, कैलोरी क्या है, इनकी बात मैं आपसे करूंगा वहां पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा ये बेसिक चीजें। तो विंड का कंट्रीब्यूशन 40.03 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी में। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, विंड कंट्रीब्यूट टू 40.13 गीगावाट। तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, और हम इस कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि विंड जब 175 गीगावाट का जो अपना टारगेट था 2022 MNRE के द्वारा, आपने सुना होगा, ये टारगेट थी रिन्यूएबल एनर्जी से हमें बनाना था इलेक्ट्रिसिटी। तो 175 गीगावाट में 100 गीगावाट तो सोलर है, 60 गीगावाट विंड है, आपने सुना होगा, ये तो पढ़ा होगा आपने। और कितना गीगावाट स्मॉल हाइड्रो है, 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो। तो ये 175 गीगावाट के आसपास, 10 गीगावाट आपने सुना होगा बायोमास वगैरह, तो वो 175 गीगावाट के आसपास आपका है। लेकिन इसको बढ़ाने की बात की जा रही है 2022 से 2030 में। अभी जो COP 26 हुआ है ग्लासगो में जो हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो है इसके माध्यम से मोदी जी ने ऐसा वहां पे विचार रखा है और ऐसा कहा है कि कहीं ना कहीं हमें भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में हमें 175 गीगावाट से जो 2022 तक हमें अचीव करना था, यही 2022 चल रहा है, अब हमें जाना है 500 गीगावाट। तो जाइए बताइए, अगर 175 गीगावाट में 100 गीगावाट सोलर का था, 100 गीगावाट और 60 गीगावाट विंड का है ना, जो आप पढ़ रहे हो, तो अब इसको 175 से 500 गीगावाट आप कर रहे हो कि 2030 तक मैं 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने की बात कर रहे हो। तो भाई सोलर का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यहाँ पे विंड का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, बायोमास भी बढ़ेगा, वेस्ट टू रिकवरी भी बढ़ेगा, स्मॉल हाइड्रो भी बढ़ेगा, सब बढ़ेंगे, तभी तो 500 पे पहुंचोगे ना 2030 तक। तो ये बातें चल रही हैं। एक्चुअली मैं इस सब चीजों को आपको पॉलिसी में तो पढ़ा ही दूंगा, अभी तो बस फीलिंग ले लो आप। मैंने इसमें बता दिया, इसलिए एक्चुअली मुझे बताना तो अलग से है पॉलिसी वगैरह, यहां मैं आपको टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत है आपको वो समझा रहा हूं। अब देखिए,
विंड जब चल रही है तो आपने देखा विंड है तो मोशन में होगा, गारंटेड बात है। एयर इन मोशन इज विंड। एयर जब मोशन में होती है तो विंड बोलते हैं, एयर जब गति में होती है तो विंड बोलते हैं। जब कोई चीज गति में होता है तो उसके पास एक ऊर्जा होती है। अगर कुछ बॉडी, किसी चीज के पास मास है, किसी चीज के पास मास है, द्रव्यमान है, अगर उसके पास गति हो रही है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ स्पीड है, तो उसके पास एक ऊर्जा होगी जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो विंड के पास जो ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आपने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात किया तो आप एक बनाए थे, लेक था या डैम था, ठीक है ना, आपने एक डैम बनाया था, याद है डैम बनाया था, मैंने डैम बनाया था, यहाँ पे पानी आपने स्टोर किया था, उस पानी को नीचे पाइप चलाया था। तो ये जब स्टोर्ड h हाइट पे ये पानी स्टोर करके रखा था आपने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में, तो जब हाइट पे कोई चीज स्टोर्ड है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जो स्टोर्ड वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरीके से कौन सी एनर्जी है, स्टोर्ड वाटर में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। हम इस स्थितिज ऊर्जा को यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम उसको टरबाइन को रोटेट किया, और फिर मैंने आपको बताया था क्या क्या हुआ हाइड्रो में। तो यहाँ पोटेंशियल का यूज हो रहा है, लेकिन विंड में काइनेटिक का यूज हो रहा है, यानी गतिज ऊर्जा का यूज हो रहा है, और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का यूज हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये विंड एनर्जी है। अब इसके पास, विंड के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv², ठीक है। ये बच्चों वाली बात है, ये काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फिर मैंने बताया था कि हमें एनर्जी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि कितना पावर उसके अंदर में है, कितना पावर अवेलेबल है उसके अंदर में, विंड के अंदर में पावर। और पावर की जब बात आती है तो टाइम की बात आती है, रेट की बात करते हैं, दर की बात करते हैं। तो किसका दर मास का दर, मास जो है ना, मास m, उसका दर। तो रेट ऑफ फ्लो की बात करेंगे या मास फ्लो रेट की बात करेंगे, मतलब कितने समय में कितना मास का फ्लो हो रहा है, कितने समय में कितना विंड का फ्लो हो रहा है, ये बात करेंगे, उसको मास फ्लो रेट बोलते हैं। तो 1/2 m डॉट मैंने लिख दिया तो मास फ्लो रेट हो गया। ये मास था, ये वेलोसिटी है। अब मास फ्लो रेट जो होता है वो आपको ρAv होता है। डेंसिटी, एरिया ऑफ ब्लेड, जिस ब्लेड पे आप लगाने वाले हो टरबाइन पे ये विंड स्ट्राइक करेगी, उसका एरिया होगा ब्लेड का, और ये वेलोसिटी हो गया। तो यहां पुट कर दो मास फ्लो 1/2 ρAv और v²। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ρAv²। ये आपके पास अवेलेबल पावर जो है विंड के अंदर वो है। तो हमें पावर के फॉर्म में बात किया, तो पावर के फॉर्म में जो आपका है P मतलब पावर बता रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये विंड के अंदर पावर अवेलेबल है। अब इसी से आपको एक्सट्रैक्ट करना है टरबाइन के माध्यम से और इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। जो है उपलब्ध आपके पास, यही उपलब्ध है, यही ऊर्जा आपके पास विंड के अंदर उपलब्ध है। अब इसी का यूज करो भैया, क्या टरबाइन लगाओ, मिल लगाओ, कुछ भी लगाओ, एक्सट्रैक्ट करो इसमें से जितना ऊर्जा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पूरा तो नहीं ले पाओगे, जितनी ये आपके पास पूरा अवेलेबल ऊर्जा है, पूरा अवेलेबल पावर है विंड के अंदर, ये पूरा तो नहीं ले पाओगे। मैंने पहले बताया था लो क्वालिटी एनर्जी है, एफिशिएंटली दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, मैंने पहले बताया था। तो विंड ये आपके पास है। अब मैं आपको बताता हूं कि पावर जो है, आप देखना, आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाइट पे लगाना चाहिए, हाइट पे लगती है। नॉर्मली अगर लैंड पे लगा रहे हो तो टरबाइन जो लगती है वो 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर। और मैं बताऊंगा कि भारत सरकार में हर मीटर पे, जितने भी आप बात कर रहे हो 40 मीटर, 60 मीटर, उस पे विंड की स्पीड कितनी है, 40 मीटर पे विंड का स्पीड कितना है, 60 मीटर ऊपर लगा रहे हो विंड की स्पीड कितना है, ये सब कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि लोग हाइट पे लगाते हैं। तो हाइट पे क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हो हाइट पे भैया, इतना लंबा टावर क्यों लगा रहे हो विंड टरबाइन का? क्योंकि अब जब हाइट पे जाओगे तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि धरती पे हो तो यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा है, घर्षण ज्यादा है। किसका घर्षण ज्यादा है? बिल्डिंग से, घर बने हुए लोगों के, हमारे पास जंगल वगैरह है उनकी घर्षण है, गाड़ी है, बैल है, ये सारी चीजें है ना, गाड़ी बंगला सब बनी हुई है लोगों का, ये घर्षण है ना एक तरीके से। विंड को कहाँ फ्लो करने देगा, बैरियर है उसके बीच में। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ऊपर तो घर नहीं है आकाश में, वहां पे तो पेड़ पौधे नहीं है, तो वहां हवा विदाउट बैरियर एकदम फ्रिक्वेंटली मूव कर रही है, एकदम आराम से, तो वहां पे स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो स्पीड ज्यादा है यानी वेलोसिटी के फॉर्म में बोल रहा हूं, स्पीड ज्यादा है, वेग ज्यादा है। अगर वेग ज्यादा है ऊपर, अब देख लो डेंसिटी तो भैया हवा का नॉर्मली कांस्टेंट है, ठीक है, आप नॉर्मल ले सकते हो। डेंसिटी चेंज करती है हवा का, क्योंकि प्रेशर चेंज करता है ऊपर जाने के बाद, तो डेंसिटी भी चेंज करेगी। लेकिन आप नॉर्मली अगर डेंसिटी एयर की बात करोगे तो 1.225 के आसपास बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। 1.235 भी बोल सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब बात कर सकते हैं। लेकिन डेंसिटी तो कांस्टेंट है, आप मान सकते हो। एरिया ऑफ ब्लेड, जिस ब्लेड पे, जिस विंड टरबाइन के ब्लेड पे आप हवा को डालने वाले हो,
विंड जाके टकराएगी। तो एक बार आपने ब्लेड बना दिया इंडस्ट्री में तो ब्लेड तो फिक्स हो गया ना, उसका एरिया तो फिक्स, क्षेत्रफल फिक्स हो गया, अब वो कहां बदलने वाला है। एक बार ब्लेड बन गई तो बन गई, लेकिन स्पीड ये बदल सकता है, कभी विंड की स्पीड ज्यादा कभी कम। अगर ये दोनों देखोगे, इस दोनों में रिलेशन है, तो पावर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोपोर्शनल समानुपाती v के पावर क्यूब पे, स्पीड के क्यूब पे। तो जहां स्पीड ज्यादा होगा, कहां, हाइट पे स्पीड ज्यादा होगी, अगर स्पीड ज्यादा है तो पावर वहां पे विंड के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन भैया लीनियर नहीं है, क्यूबिक है। अगर 2 गुना आपने स्पीड बढ़ा दिया, 2 गुना, तो पावर 8 गुना बढ़ जाएगा। देखो v की जगह स्पीड रख दो, मानो विंड की स्पीड जो भी थी, अब वो विंड की स्पीड 2 गुना बढ़ चुकी है, तो 2 के पावर क्यूब करो, स्पीड के पावर क्यूब है यहाँ पे, तो 2 के पावर क्यूब 8 हो जाएगा, पावर 8 गुना बढ़ जाएगा। तो विंड के अंदर जो पावर है वो 8 गुना बढ़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि विंड टर्बाइन वहां लगाओ जहां पे विंड की स्पीड ज्यादा हो, क्योंकि विंड के स्पीड पे ही पूरा का पूरा विंड का पावर डिपेंड कर रहा है कि विंड में कितनी पावर होगी। जितनी स्पीड है उतना ही ज्यादा पावर होगा, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सा आपने स्पीड बढ़ा दिया विंड की स्पीड तो पावर बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि क्यूब का रिलेशन है, क्यूब का। 2 गुना बढ़ाया विंड की स्पीड तो पावर जो विंड के अंदर है वो 8 गुना बढ़ जाएगी, तो 2 के पावर 3 है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि पावर जो है वो क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए लोगों को बताना कि जहां विंड की स्पीड कम होती है तो पूछे कि क्यों नहीं है वहां पे हम विंड टरबाइन लगाते हैं, तो बोलना कि देखिए हमारा जो विंड के अंदर पावर है वो तो स्पीड पे ही डिपेंड कर रहा है ना, तो जहां स्पीड कम होगी तो हमें पावर ही नहीं मिलेगा विंड के अंदर, तो हम कैसे उसको टरबाइन लगा के हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, है ना, या अपने यूजफुल फॉर्म में कुछ भी अपना बना लेंगे, है ना, कैसे बना लेंगे। स्पीड में चाहिए हमें, तो स्पीड हमें चाहिए, इसीलिए स्पीड चाहिए तो हमें बैरन लैंड वगैरह होती है, आइलैंड वगैरह हो गया कहीं पे, या डेजर्ट वगैरह हो गया, या हिली रीजन हो गया, या कहीं ना कहीं आप समुद्र में चले जाओ, वहां पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं। समुद्र में अगर देखोगे सी एरिया पे, वहां ना घर है पूरा है ना पेड़ पौधे हैं सी एरिया में, तो सी पे लोअर हाइट पे स्पीड ज्यादा मिल जाती है। लैंड पे तो ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड पे बिल्डिंग बनी हुई है, तो ऊपर जाओगे तब जाके स्पीड ज्यादा मिलेगी, हाइट जाओगे। लेकिन सी एरिया पे कोई बिल्डिंग थोड़ी ना है सी वगैरह में, तो वो कम हाइट पे ही सी में स्पीड ज्यादा मिल जाती है। इसीलिए सी के अंदर ज्यादा हाइट नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमें कम हाइट पे ही स्पीड ज्यादा मिल जा रही है विंड की। सी पे कहां कोई फ्रिक्शन है, कहां कोई घर्षण है, कहां कोई बिल्डिंग बना रहा है, कुछ नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है समुद्र में, कहां पेड़ पौधे होते हैं कि पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं, अंदर होते हैं खरपतवार, ऊपर तो नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। आपने पावर देख लिया, अब इस पावर को हमें क्या करना है, हमारे पास विंड के अंदर जो पावर है इसी का ना यूज करना है ना। कैसा यूज करोगे, मशीन लगाओ ना भैया, कोई मशीन लगाओ, कोई मशीन लगाइए, विंड मिल लगाइए, विंड टरबाइन लगाइए, विंड मशीन लगाइए। तो इसकी बात हम करते हैं, जो पावर हमारे पास है विंड के अंदर, अब हम इसको एक्सप्लॉइट करना है। और ये एक्सप्लॉइटेशन कोई आज से नहीं चल रहा है, कि विंड के अंदर ऊर्जा है तो विंड आज ही हम एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किए हैं। आप अगर बात करोगे तो विंड के अंदर जो ऊर्जा है, ये विंड पावर इज एज ओल्ड एज द फर्स्ट सेलिंग शिप। विंड पावर उतना पुराना है जब आप पहली सेलिंग शिप जो आपने जहाज बनाई थी उतना। तो पहली सेलिंग शिप जो चली थी विंड के कॉन्सेप्ट पे ही तो चली थी ना, विंड के प्रिंसिपल पे ही जहाजें बनती हैं, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे कि विंड पावर जो मैंने आपको दिखाया पावर क्या होती है, तो विंड पावर इज एज ओल्ड एज विंड पावर जो मैंने पी से दिखाया था इज एज ओल्ड, पुराना है, एज ओल्ड एज, कितना पुराना है, एज ओल्ड एज द फर्स्ट सेलिंग शिप, फर्स्ट सेलिंग शिप, जहाज की बात कर रहा हूं। आप जानते हो जहाज वगैरह विंड का सिद्धांत भी वर्क करते हैं, है ना। एंड विंड मिल्स बात करूंगा। विंड मिल्स क्या होते हैं, फॉर पंपिंग ऑफ, पंप करते हैं। विंड मिल क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर पंपिंग ऑफ, क्यों यूज किया जाता था, पंपिंग ऑफ वाटर, पंपिंग ऑफ वाटर कहां से, कुआं से, वेल से। वेल आपने बनाया, वहां से पंप करो वाटर को बाहर, ऊपर निकालो, लिफ्ट करो पानी को। और फॉर ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और फॉर ग्राइंडिंग ऑफ, बहुत बड़ा ये ऑक्यूपेशन था उस समय, ये ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अरे जो भी खेती हो रही है, अनाज हो रही है, आज गेहूं पिसवाते हो ना, आटा खाते हो ना, तो ग्राइंडिंग तो करना था ना उस समय भी। तो हमें आज तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आप मिल चला लेते हो,
तो गेहूं पिस जाती है, आटा बन जाता है। उस समय हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो हम विंड पावर का यूज करते थे, ठीक है। तो ग्राइंडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेट्स बैक टू द अर्लीस्ट टाइम्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, डेट्स बैक ऑफ द अर्लीस्ट टाइम ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो ये कोई आज की बात नहीं है, आप हिस्ट्री में जाए और देखिए ये सारा चीज यूज होता था, ठीक है ना। तो ये तब से है, आपने अर्लीस्ट हिस्ट्री से बात करोगे तो ये यूज किया जाता था ऐसे, और पंपिंग ऑफ वाटर के लिए विंड पावर हम यूज करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद बात करें, एविडेंस शोज दैट, कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ एविडेंसेस ये बताते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट, जो इजिप्शियन थे, एंशिएंट लिखेंगे, एविडेंसेस शोज दैट, क्या एविडेंस बताते हैं, शोज दैट एंशिएंट इजिप्ट, जो इजिप्ट के लोग हैं, प्राचीन इजिप्ट के लोग थे, एंशिएंट इजिप्ट, यूज्ड विंड मिल को यूज करते थे, यूज्ड विंड मिल, ये एविडेंसेस से पता चला है, विंड मिल्स एज अर्ली एज 3 कितना बीसी, इजिप्ट का काल समझो, इजिप्ट 3600 बीसी, 3600 बीसी पहले। तब से ये एविडेंसेस बताते हैं कि इतने समय से इजिप्ट जो है वो यूज किया करते थे विंड पावर को, किस लिए, टू पंप वाटर फॉर इरिगेटिंग, टू पंप वाटर को पंप करना था, टू पंप वाटर फॉर इरिगेटिंग देयर लैंड्स, उनके लैंड्स को, खेत को पानी देना पड़ेगा ना। अगर आप फसल बो रहे हो तो पानी चाहिए, तो इरिगेट करने के लिए वो अपने लैंड्स को यूज करते थे। दे आर एरिड लैंड, सूखे भूमि की बात कर लो ऐसा, दे आर एरिड लैंड्स, और कहां यूज करते थे एविडेंसेस में, और क्या पता चलता है, एंड टू ग्राइंड ग्रेन वगैरह, अनाज वगैरह को ग्राइंड करने के लिए, जैसे आटा पिसवाते हो ना वैसे ही, टू ग्राइंड ग्रेन, लिख सकते हो, लिखो टू ग्राइंड ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए भी। ये हमारे एविडेंसेस बता रहे हैं कि इजिप्ट लोग ऐसे यूज करते थे। तो आगे चलते हैं, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। द विंड पावर जो मैंने आपको दिखाया ना, विंड पावर 1/2 रो ए भी क्यूब, क्योंकि विंड का पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ विंड पे, वो भी कैसा, भी के पावर क्यूब में है, क्यूबिक फंक्शन है। 2 गुना बढ़ा दिए स्पीड विंड की, 8 गुना विंड के अंदर पावर बढ़ जाएगा। सोचो कितना डिपेंड कर रहा है विंड की स्पीड पे। तो क्यों ना हम विंड टरबाइन की टावर को ज्यादा हाइट पे लगाए जब हम लैंड पे लगाते हैं, क्योंकि जितना हाइट पे जाएंगे उतना ज्यादा स्पीड होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो स्पीड और पावर का तो रिलेशन समानुपाती है, वो भी क्यूब के फंक्शन में। थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ जाए विंड की, पावर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यूब का फंक्शन है। 2 गुना स्पीड बढ़ा तो 8 गुना पावर, 3 गुना बढ़ा तो 9 गुना पावर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। 3 गुना बढ़ा तो 27 गुना पावर बढ़ जाएगा, 9 नहीं, क्यूब की बात है यहाँ पे। 3 गुना अगर आपने स्पीड बढ़ा दी विंड की तो 27 गुना पावर बढ़ जाएगा। सोचो कितना जल्दी, 2 गुना बढ़ाया तो 8 गुना बढ़ा, क्योंकि 2 के पावर क्यूब बात कर रहे हो, क्यूबिक है ना, इसलिए। अब आगे चलते हैं। अब इसने आपने देखा विंड एनर्जी की बेसिक चीज आपने समझी। अब मैं आपको बताता हूं, और आपको यह भी बताएंगे, टोटल 7 विंडी स्टेट हैं, 7 विंडी स्टेट्स राज्य हैं, 7 राज्य हैं जिनके अंदर में विंडी स्टेट्स बोला जाता है, WINDY, विंडी स्टेट्स, पवन ऊर्जा वाले स्टेट्स हैं 7। उनकी बात मैं करूंगा जब पॉलिसी पढ़ाऊंगा, तो भी आज हो गएगा तो बोल भी दूंगा मैं, उन 7 स्टेट्स के नाम आपको बता दूंगा। तो एज यू नो विंड एनर्जी आउट ऑफ ऑल, एज यू नो, आपको इतना तो पता चल ही चुका है, एज यू नो विंड एनर्जी आउट ऑफ ऑल डिफरेंट पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज, जितने भी पॉसिबल एनर्जी सोर्सेज है, out of all different possible energy sources is the most exploitable form of energy sources. Definitely most exploitation इसका हुआ है पुराने समय से, आप देख रहे हो इजिप्ट से, ठीक है ना, वहां से हो रहा है। और भी मैं हिस्ट्री के एविडेंसेस दे सकता हूं, वो भी है, बट आप इतना ध्यान रखना, और भी एविडेंसेस है मैं आपको दे सकता हूं, बट मुझे लगता है कि इतना भी सफिशिएंट है, और कभी ना कभी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे और भी चीजें बतानी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूं, तो हिस्ट्री पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं। तो ये आपके पास मोस्ट एक्सप्लॉइटेबल फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है विंड एनर्जी। इंडिया हैपेंस टू बी वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन विंड एक्सप्लॉइटेशन, विंड पावर एक्सप्लॉइटेशन। तो इंडिया एक लीडिंग कंट्री है विंड एनर्जी को यूज करने वाला, है ना। तो इंडिया आउट ऑफ राइट नाउ, अगर राइट नाउ बात करोगे, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करोगे, अगर बात करोगे अभी 2022 में, लेकिन उससे पहले बात करोगे
2000 कब से 2008-9 की बात कर लो, 2008-9 में लगभग 6000 मेगावाट था इंस्टॉल्ड कैपेसिटी विंड की। भारत के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6000 मेगावाट था। 2005-6 में चले जाओ, उस समय के आसपास 1200 मेगावाट था विंड एनर्जी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत के अंदर। लेकिन आज बात करोगे कि अभी कितना है विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो आपको तो मैंने बता दिया कि विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है 31 मार्च 2021 तक। देखो कितना बढ़ा है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक कितना था ये मैंने आपको बताया नहीं था। अभी मैंने बताया है नवंबर महीना का 21 में 2021 का नवंबर महीना का मैंने बताया था कितना इंस्टॉल कैपेसिटी था। 31 मार्च 2021 की डेटा है 39.25 गीगावाट। सोच लो कितना बड़ा, मेगावाट से सीधा 2021 में इतना हो गया। ये 2008-9 के आसपास की बात है, ये 2004-5 के आसपास की बात है। ये देखो 31 मार्च 2021 में सीधा गीगावाट में 39.25 गीगावाट हो चुका है। अगर आप बात करोगे 30/11/2021 यानी कि नवंबर महीना की बात कर लो, 21 की नवंबर महीना, ये तो मार्च का महीना था उसमें इतना, 11 महीने की बात कर लो तो उस समय की जो डेटा बताती है मैंने आपको बताया था 40.03 गीगावाट। 39 से 40 हो चुका है। तो देखो क्या बदलाव हुए हैं, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ी है विंड की भारत के अंदर। ये कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि विंड पे कितना काम चल रहा है। और 500 गीगावाट की जो बात चल रही है 2030 तक, सोचो विंड कहां तक बढ़ के चला जाएगा, है ना, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी। क्योंकि विंड हमारे पास नेचुरली, भारत के पास ऐसी ज्योग्राफी है कि विंड हमारे पास अच्छी खासा है और अच्छी स्पीड में हमारे पास है, ठीक है ना। तो क्यों ना हम उसको एक्सप्लॉइट करें। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं आपको, तो ये COP26 की बात है जिसमें नेट जीरो कार्बन एमिशन की बात की गई है। आपने सुना होगा नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 तक की बात की गई है, नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो उसको अचीव करना है, कार्बन एमिशन जीरो करना है, तो आप थर्मल पावर प्लांट को थोड़ा रोकोगे ना, वहां पे कोयला का यूज बंद करोगे थोड़ा या कम करोगे, आप शिफ्ट होगे रिन्यूएबल की ओर, क्योंकि ये लोग कार्बन एमिशन नहीं करते हैं। तो आपका जो अचीव करना है टारगेट नेट जीरो कार्बन एमिशन, वो आप अचीव कर पाओगे। तो विंड यूज कीजिए, सोलर यूज कीजिए, हाइड्रो में स्मॉल हाइड्रो, पिको हाइड्रो, मिनी हाइड्रो, ये यूज कीजिए जो मैंने आपको बता दिया हाइड्रो में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, विंड पावर मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में थोड़ा अगर समझना हो तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विल बी इन ऑर्डर। किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा और ऐड कर देता हूं, बिकॉज विंड एनर्जी इज नॉट रियली रिसेंट। आपको समझ में आ गया 3600 BC की बात मैंने की थी, रिसेंट तो नहीं है, कोई नया तो नहीं है विंड एनर्जी कि आप अभी से यूज करना स्टार्ट किए हो। इजिप्ट वाले लोग तो कब से यूज कर रहे हैं, इजिप्ट के लोग। तो विंड एनर्जी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर सेंचुरीज, आप ऐसा बोल सकते हो। आपको डेट नहीं याद रहता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, विंड एनर्जी हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर सेंचुरीज। बहुत ही शताब्दी पहले से विंड एनर्जी हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं अपने उपयोग के लिए, ठीक है। एंड इन द ओल्डन टाइम्स, अगर पुराने समय की बात कर लोगे, स्पेशली सिंस द रिनाइसेंस ऑनवर्ड्स से, और उसके बाद से रिनाइसेंस के बाद, पुनर्जागरण के बाद से बात करोगे तो विंड एनर्जी का हम लोग खूब मजे में, खूब धमाधम यूज किया है। कैसे? इट इज यूज टू बी एम्प्लॉयड, विंड एनर्जी का यूज करते थे। विंड एनर्जी इट इज यूज टू बी एम्प्लॉयड इज व्हाट यू नोन एज विंड मिल की तरह यूज किया है, जो मैंने आपको बताया था इजिप्ट वाले ने, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो। इसके बाद रिनाइसेंस के बाद जब समय आया तो हमने विंड एनर्जी को विंड मिल की तरह यूज किया, बहुत यूज किया। लेकिन वो विंड मिल जो उस समय वाले विंड मिल थे और जो आज के विंड मिल है, उनके बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस है। ये तो बात हो चुकी है। आज वाले में उस समय वाले में बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनमें कुछ बदलाव आए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि सेम विंड मिल है, ठीक है ना, पुराने वाले और नए वाले जो आज के समय है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको एक विंड मिल बताता हूं। आपने डच का बात सुना होगा, हिस्ट्री में डच की बात। डच का मैं एक विंड मिल बताता हूं, डच विंड मिल के नाम से जानी जाती है, ठीक है। डच, सोचो कितने पुराना समय की बात कर रहा हूं मैं। वो क्या किए थे, कैसे बनाया था, सुन लो हल्का सा। एक्चुअली आपको पूरा तो नहीं जाना है, बस फीलिंग के लिए बता दे रहा हूं। अगर मैं निकल के चला तो ये ना बताऊं ना, आपको फील नहीं आएगा। मैंने इतना पुराने समय की बात की तो एक पुराना समय का विंड मिल भी देख लो, वो लोग कैसे बनाते थे। हल्का डिटेल स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन में वो एक्सप्लेन करूं कि कैसे वो वर्क करता था, वो आपको जरूरत नहीं है। देखो एक ऐसा था इसमें विंड मिल में कि ये लोग एक बिल्डिंग बनाए। बिल्डिंग समझते हो ना, कंक्रीट की बिल्डिंग मान लो। एक बिल्डिंग हो गई, यू हैव ए बिल्डिंग विच इज नॉर्मली टेपर्ड। इसको टेपर कर दिया टॉप से, है ना, नीचे बड़ा ऊपर की ओर छोटा, टेपर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, देयर विल बी ए शाफ्ट कमिंग आउट। एक शाफ्ट है यहां पे जो बाहर निकल रही है, देयर विल बी ए शाफ्ट,
ये 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 ये, तो ये शाफ्ट बाहर निकल रहे हैं यहां से, शाफ्ट कमिंग आउट, ठीक है। और यहां से इससे हम एक ब्लेड को अटैच कर रहे हैं, तो देयर विल बी ए शाफ्ट कमिंग आउट कनेक्टेड टू 4 ब्लेड्स, 4 ब्लेड से कनेक्ट करूंगा अभी मैं, ठीक है ना, इन द 4 साइड्स, 4 साइड से 4 ब्लेड को कनेक्ट करूंगा। तो चलो कनेक्ट करो। ये पुराने समय की बात है, देख लो, डच की विंड मिल के नाम से जानी जाती है, डच, ठीक है। 4 साइड से आपने 4 ब्लेड कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ये शाफ्ट हो गया। अब ये जो ब्लेड है ना, ये जो ब्लेड बनी हुई, ये लकड़ी की बनी हुई थी, आप जानते हो उस समय पुराना समय लकड़ी का बनाया गया था, ठीक है ना। तो ये लकड़ी का बनाया गया था, ये लकड़ी का है, इसको छोटे छोटे स्लैब में बांट दिया गया था, छोटे छोटे स्लैब में, है ना। अब एक बार में लकड़ी नहीं है, इसमें स्लैब बना दिया गया था और लकड़ी के टुकड़े इसमें डाल दिए गए थे, तो छोटे छोटे स्लैब में बनाया गया था, ठीक है ना, इससे आसानी होती है। तो ये छोटे छोटे स्लैब में लकड़ी का ये पूरा बना दिया गया था, ब्लेड नुमा, ये ब्लेड है, एक्चुअली ब्लेड है ये, है ना, जो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। तो क्या होगा कि विंड इसमें आएगी, ऐसे विंड आएगी, यू विंड आएगी, तो विंड ऐसे निकल जाएगी, विंड ऐसे निकल जाएगी, और जो आपकी शाफ्ट है ये रोटेट करना है। विंड आई, देखो विंड आ रही है और शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, विंड आ रही है, शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। तो विंड की डायरेक्शन और शाफ्ट की डायरेक्शन एक दूसरे से लंबवत है, क्योंकि विंड ऐसे आ रही है और शाफ्ट जो आपका ब्लेड है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ब्लेड ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये दिशा है, ये वाली दिशा है, और ये दिशा है, एक दूसरे का लंबवत है ना, 90 डिग्री। तो ये एक तरीके से विंड ऐसे गई और शाफ्ट आपकी ऐसे, जो ये आपका शाफ्ट बोल रहा हूं, ब्लेड एक तरीके से, ब्लेड ऐसे रोटेट करने लगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लेड ऐसे रोटेट करने लगी, विंड ऐसे आई, ऐसे गई, ये ऐसे निकल गई विंड, आपकी जो ब्लेड है ऐसे रोटेट करने के लिए, तो ये यूज किया गया था। तो नाउ दीज 4 ब्लेड्स, जो 4 ब्लेड्स हैं, नॉर्मली बात करोगे ये वुडन स्लैब है, वुडन स्लैब, लकड़ी का स्लैब था ये, वुडन स्लैब्स ये बनाए गए थे, वुडन स्लैब्स, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दैट मींस फ्लैट प्लेट ऑफ वुड, वुड का फ्लैट प्लेट था, एक तरीके का वुड का, लकड़ी का एक फ्लैट प्लेट था, ठीक है ना, प्लेट की बात कर रहा हूं। नॉर्मली दिस वुड बी डिवाइडेड इनटू फ्यू कंपार्टमेंट्स, इसको नॉर्मली आपने देखा कि कंपार्टमेंट में बांट दिया गया था, कुछ कंपार्टमेंट में इसको बांट दिया गया था, इन सच ए वे दैट यू कैन हैव ए फ्रेम, एक तरीके से आपको एक फ्रेम मिल जाए, इस तरीके से कंपार्टमेंट में बांटा गया था कि इसमें एक फ्रेम बने, फ्रेम, और इन दिस वुडन स्लैब्स, इसके अंदर वुडन स्लैब्स को आप कनेक्ट कर दो, वुड्स के जो स्लैब होंगे, टुकड़े गुटके होंगे, उसको इसमें कनेक्ट कर दो, इस तरीके से इसमें फ्रेम बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपने नॉर्मली समझ लिया, अब इसकी फंक्शनिंग आपको नहीं समझनी है। तो ये आपको डच विंड मिल है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन कही जाती है। विंड टरबाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आता है। अगर आप विंड के बारे में लिख रहे हैं, ये आप लिख सकते हैं, उसमें डच विंड मिल लिखी है, डच किस विंड मिल किसका एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन का एग्जांपल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन इसका एग्जांपल है। एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक्सिस क्या है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के नाम से जानी गई, ठीक है। ये पुराने समय का आपके पास है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझा दिया विंड मिल का। अब मैं आपको समझा देता हूं कि हम जो पावर मेरे पास था, जो मैंने आपको बताया 1/2 रो ए भी क्यूब, जो आपको पावर मैंने दिखाया था विंड के अंदर कितनी अवेलेबल पावर है, उसी पावर का आप यूज करोगे ना, पावर तो है, अब उसका यूज कर लीजिए, चाहे विंड टरबाइन लगा के यूज करो, विंड मिल लगा के यूज करो, विंड मशीन लगा के यूज करो। अब उसी पावर का आपको एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें से निकालना है, ठीक है ना। लेकिन पूरा नहीं निकाल पाओगे, विंड के अंदर जितना पावर है पूरा नहीं निकाल पाओगे। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि विंड एक लो क्वालिटी की एनर्जी है, तो उसमें से ऊर्जा को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली नहीं हो सकता है, तो कुछ तो लॉसेस होंगे, तो आप पूरा कन्वर्ट नहीं कर सकते। विंड के अंदर जितना पावर है 100% आपने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी 100% कन्वर्ट हो सकता है थ्योरेटिकली विंड एनर्जी में। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी और विंड, आपने देखा फैन और आपके विंड टरबाइन में क्या अंतर है? आपने सोचा कभी? फैन पंखी है, पंखी में क्या होता है, फैन में आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, फैन रोटेट करता है, फैन के पंखे रोटेट किए, वहां से एक हवा का मोशन स्टार्ट हुआ, जो कि विंड आप बोलते हो, और अच्छा ठंडा हवा आता है। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, आपके पास एक विंड की एनर्जी आ गई, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। विंड टरबाइन में क्या हो सकता है? विंड टरबाइन में ऑलरेडी विंड के पास एनर्जी है, वो आपने फैन पे टकराया और फैन रोटेट कर गई, और उससे आपका जनरेटर कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। तो विंड से यहां पे फैन रोटेट करा रहे हो टरबाइन का,
ब्लेड। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हो, यहाँ पे उल्टा है, जस्ट यहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट उल्टा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत ऊर्जा से आप फैन को रोटेट कराते हो, उससे विंड में ऊर्जा आ रही है, जो विंड ब्लो करती है, आपका हवा लगती है, विंड के अंदर ऊर्जा आती है। तो ये और आपका विंड टरबाइन में विंड के अंदर ऊर्जा है और उसको आप क्या कर रहे हो, टरबाइन पे स्ट्राइक करा रहे हो और टरबाइन की ब्लेड रोटेट कर रही है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा है आपके पंखा से और आपका विंड टरबाइन, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पंखे में इलेक्ट्रिसिटी से पंखा रोटेट करा रहे हो और यहां आपकी विंड एनर्जी से टरबाइन रोटेट करा रहे हो और टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। और जानते हो टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होती है। तो ये जस्ट अपोजिट है। अब आगे चलते हैं। आगे आपको समझना है कि जो आपके पास पावर थी, पावर उसका एक्सप्लॉइट कैसे करोगे आप। तो आप लगाओ विंड मिल, जो मैंने आपको एक समझाया। आप लगाओ क्या, विंड मशीन, ये अलग अलग नाम से होती है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। और आप एक लगा सकते हो विंड टरबाइन, जो नया है, रिसेंटली यूज किया जाता है, या विंड जनरेटर भी बोला जाता है, विंड जनरेटर। ठीक है। विंड फार्म क्या होता है ये भी बता दूंगा, विंड फार्म। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो विंड मिल क्या होता है, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है ना, या पावर जो है ना, विंड के अंदर जो पावर, जो मैंने शुरुआत में इक्वेशन बताई थी, समीकरण बताया था, वो जो विंड के अंदर पावर है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो 1/2 mv², या पावर जो है 1/2 ρ(a)v³, उसके टर्म ही बात कर सकते हो। मैं बोलता हूं ना, जब हमें मेन पावर के फॉर्म में देखना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि कितना उसके अंदर पावर कंटेंट है और कितना हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पावर के रूप में हम समझना ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा अच्छा समझते हैं, है ना, उससे हमें ज्यादा समझ में आती है। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है। आपने काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड या पावर बोल दो यार, आपको होगा कि सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। आप समझ सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पावर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, हम पावर के रूप में ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए हम पावर के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ही लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। विंड के अंदर वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी है तो सीधा समझ में आता है कि भाई गतिज ऊर्जा होगी उसके अंदर में। काइनेटिक एनर्जी जो विंड की है उसको हमने ब्लेड पे डाला और उसको कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब शाफ्ट पावर, शाफ्ट को रोटेट कर दिया, शाफ्ट पावर। मैकेनिकल एनर्जी मतलब शाफ्ट पावर या रोटरी पावर, रोटेट कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी से आपने मैकेनिकल एनर्जी यानी कि शाफ्ट पावर या शाफ्ट पावर को बोल सकते हो रोटरी पावर, रोटेशन में आपने यूज कर लिया, शाफ्ट को रोटेट कर लिया, बस इतना है। ये विंड मिल का कॉन्सेप्ट है। अब इसका यूज कर लो, जो आपका शाफ्ट पावर है इसको पंपिंग एक्शन के लिए यूज कर लो, पंप कराने के लिए, वेल से, कुएं से पानी को निकालने के लिए, उस पानी का आप यूज कर लो, इरिगेशन में यूज कर लो, जहां यूज करना कर लो। तो पंपिंग एक्शन के लिए यूज कर सकते हो, ऐसा पहले यूज किया जाता था। ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हो, है ना, अनाज को पीसने के लिए। तो ये बस इतना कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल तक, यहां से मैकेनिकल, इसके आगे बात नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जाएगा ये। विंड मिल का इतना काम है। विंड टरबाइन की बात करोगे, विंड टरबाइन बोलता है जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, ठीक है, ले आओ। विंड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, इसको कुछ नहीं करना है, इसको एक ब्लेड पे डालो, ब्लेड। लेकिन वो ब्लेड का जो शेप होगा वो एरोफॉइल शेप होगा। अभी बता दूंगा हल्का सा एरोफॉइल के बारे में। एरोफॉइल या एयरफॉइल भी बोलते हैं, एयरफॉइल। ये शेप होगी ब्लेड की, ये हमारी शेप होगी ब्लेड की। उस ब्लेड पे आप विंड को क्या कर रहे हो, हमारी टरबाइन लग चुकी है, टरबाइन में ब्लेड होगा, ब्लेड एरोफॉइल शेप का बनाए हो और हवा आ रही है, विंड आ रही है। ठीक है, तो विंड आई, क्या हुआ, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सेम यहां पे जैसे हुआ था, यानी शाफ्ट पावर बोल सकते हो, एसपी मतलब शाफ्ट पावर, एसपी बोल दो शाफ्ट पावर, यहां मैंने लिख दिया। अब इसमें से, इससे काम नहीं चलेगा, अब इससे आगे निकलना है, तो अब इसको जनरेटर पे डालेंगे। यानी कि अब इस शाफ्ट पावर को, जो शाफ्ट रोटेट कर रही है ना, यहाँ पे शाफ्ट पावर का मतलब क्या है, शाफ्ट रोटेट कर रही है और इसको अब जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर दो। जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करने लगेगा और जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करने लगेगा तो आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो आप इसको आप जनरेटर पे डाल दिया, जनरेटर, तो यहां पे आ गया इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर मिल गया, इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि इस शाफ्ट पावर जो आपके पास थी उसको आपने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया, जनरेटर की शाफ्ट होगी उससे कनेक्ट कर दिया, तो जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करने लगी और जानते हो जब जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी तो उससे आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी बन जाएगी, विद्युत ऊर्जा बन जाएगी, जिसकी इलेक्ट्रिक पावर के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। और इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा, इलेक्ट्रिक पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर पी से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक पावर वोल्टेज इंटू करंट हो गया, ये बन गया, यही होता है इलेक्ट्रिक पावर, वोल्टेज इंटू करंट। ये आपके पास विंड टरबाइन है। अब या विंड जनरेटर। अब विंड मशीन की बात करें, इसको नोट कर लो, मैं विंड मशीन बताता हूं। विंड मशीन बोलती है, देखो कुछ नहीं,
बोला काइनेटिक एनर्जी है तुम्हारे पास, बोला हाँ विंड के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो विंड के पास तो काइनेटिक एनर्जी है, विंड तो बह ही रही है, तो उसके पास विंड जब बहेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, आपने समझ लिया, तो वेलोसिटी है, जब विंड के पास वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। ये आपको क्या करना है कि इसको किसी भी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जो ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हो वो आपका यूजफुल फॉर्म होना चाहिए, कोई भी उपयोग के फॉर्म में आप अपने सहूलियत के हिसाब से कन्वर्ट कर लो, बस इतना। विंड मशीन इतना बोलता है, कोई भी यूजफुल फॉर्म, तो ये एक जनरल टर्म है एक तरीके से। यूजफुल फॉर्म आपने सॉफ्ट पावर में पंपिंग एक्शन के लिए यूज कर सकते हो, यूजफुल फॉर्म में आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, आपका यूजफुल फॉर्म तो वो भी है। आप ग्रेन को ग्राइंड कर सकते हो, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हो। विंड पावर का यूज किया जाता था टेलीकम्युनिकेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये इतना ही बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी विंड का है, आप बस उसको यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, जो आपके काम की हो, बस इतना विंड मशीन बोलता है, बस काम खत्म, इससे आगे की बात नहीं करता। यूजफुल फॉर्म आपके हिसाब से, आपको जहां यूज करना हो, ऊर्जा आपको मिल चुकी है, कन्वर्ट करो जहां करना है। अब विंड फार्म क्या है, हल्का सुन लो। देखो विंड फार्म ज्यादा कुछ है नहीं। विंड टरबाइन जो होती है ना, विंड टरबाइन, तो पहले कॉन्सेप्ट समझा गया जब पुराने समय से चल रही थी, तो बात हो, देखो विंड तो बह रही है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बहुत बड़ा लगाया जाए सिस्टम, बड़ा सिस्टम लगाया जाए, है ना, बड़ा टरबाइन लगाया जाए और फिर उससे एनर्जी बनाई जाए। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे पता चला कि बड़ा टरबाइन लगाने के बजाय आप छोटे छोटे बहुत सारे टरबाइन लगा दें, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा एनर्जी मिल पाएगी आपको और ज्यादा सही रहेगा। ये एक्सपीरियंस से पता चला, तो बोला गया कि एक बड़ा टरबाइन लगा दो, उसके बजाय आप छोटे छोटे बहुत सारे लगा दो, हजारों लगा दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये एक्सपीरियंस के साथ पता चला, तो हम लोग विंड फार्म की कॉन्सेप्ट लाए, जब विंड फार्म में आप बहुत सारे टरबाइन लगाते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में बहुत सारे ऐसे धीरे धीरे घूमते रहते हैं, धीरे धीरे, तो विंड फार्म उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत बड़ा सिस्टम लगाने के बजाय छोटे छोटे बहुत सारे लगा ले, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास जो विंड पावर है, देखिए इतना मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, बस इतना ध्यान, तो जितना बता रहा हूं उतना आप सुनते जाइएगा, बस इससे ज्यादा आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें आप आगे चलते हैं, जैसे कि बात करें विंड टरबाइन में कुछ क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको। विंड टरबाइन जो मैंने समझाया था लास्ट वाला, उसकी क्लासिफिकेशन। विंड टरबाइन की क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो ये बांटे जाते हैं, मैंने शुरू में बताया था, दो तरीके से विंड टरबाइन को बांट सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो या वर्टिकल एक्सिस हो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन, बस एग्जांपल समझ लीजिए, आपको उतना ही काम है, फंक्शनिंग नहीं समझना है। एक्चुअली ये सारी फंक्शनिंग एमटेक की बात है या ईएससी एग्जाम होती है, वहां पे मैं समझा सकता हूं मेंस में, या तो एमटेक में इसकी बात चलती है, बट आपको उतना जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। बट डेफिनेटली मैं इस सारी चीजों को पढ़ा सकता हूं डिटेल में, बहुत डिटेल चीजें हैं, ठीक है ना। आपको उसकी टेंशन नहीं। हाँ, अगर डाउट हो, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे उनको कभी शौक हुआ हो कि विंड एनर्जी की बेसिक फंक्शनिंग मुझे पढ़नी हो, कि थ्रस्ट पे कैसे काम करती है, पुराने वाले जो रहते थे ना, पुराने विंड टरबाइन, विंड मिल, वो थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे काम करते थे। विंड आई ब्लेड लगी हुई है, ये थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट करेगा, मोड़ने की भी कोशिश करता, बेंड करने की कोशिश करेगा। आप देखते हो विंड बहती है, अगर विंड बह रही है इसको बेंड करने की भी कोशिश करेगा ना, थ्रस्ट बोलते हैं। लेकिन आज के जो विंड टरबाइन होते हैं, कहीं पे भी थ्रस्ट पे काम कोई नहीं करता है, उसकी अपनी एक कमी है, उसकी एक अपनी कमी है, इफिशिएंसी नहीं मिलता है। तो थ्रस्ट का प्रिंसिपल काम नहीं करता है कि विंड आई, उसके पास ऊर्जा है और सीधा टरबाइन पे लगा दिया, उसके कारण रोटेशन कर रहे हो, वैसा काम नहीं होता है। ये लिफ्ट के प्रिंसिपल पे काम चलती है, लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे काम चलता है। आज की जो विंड टरबाइन है, आज की जो एरोप्लेन है, आज की जो हेलीकॉप्टर्स है, वो लिफ्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। कभी मैं आपको एरोप्लेन की फंक्शनिंग जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे आपके विंड टरबाइन की ब्लेड और एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वर्क करते हैं। लिफ्ट फोर्स, पहले ड्रैग के क्या कहते हैं, पहले हम लोग थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे काम किया करते थे। थ्रस्ट, विंड आई, टकराई, उससे रोटेट कर गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोगों को बताया जरूर जाता है, मैंने देखा यूपीएससी में बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि विंड आ रही है, टकरा रही है, रोटेट करके, नहीं, ये थ्रस्ट का काम हो गया। ये विंड थ्रस्ट, एक फोर्स लगाया, थ्रस्ट फोर्स, उसके कारण ये रोटेशन हुआ। वो था पुराने समय में, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भैया, इससे एफिशिएंसी उतनी नहीं मिल रही है, ये उतना एफिशिएंट सिस्टम नहीं बन रहा है, तो क्यों ना हम एक अलग प्रिंसिपल को ढूंढे। तो हमने लिफ्ट प्रिंसिपल पे हमने विंड टरबाइन को बनाना स्टार्ट किया, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। और उसी के साथ एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स की जो ब्लेड होती हैं, वो भी लिफ्ट प्रिंसिपल पे ही काम करती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मशीन, विंड टरबाइन, और एक वर्टिकल एक्सिस है,
वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। आपको बताऊं मैं, जो भारत में सबसे ज्यादा कॉमन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। आप जो भी देखते हो ना वो कोस्टल एरिया पे धीरे धीरे से पंखड़ी लंबे लंबे 40-40 मीटर के, 50-50 मीटर, 60-60 मीटर के वो लंबे लंबे टावर बने होते हैं, उस पे 3 पंखी होती है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमते रहती है, इतना लंबा होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले की जो विंड टरबाइन होती है ना, इनकी हाइट ज्यादा होती है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस वाले जो होते हैं ना, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, ये कम ही हाइट पे काम कर लेते हैं, ध्यान रखना है, इतना बेसिक। तो अभी हॉरिजॉन्टल मोस्ट कॉमन इंडिया में ये है, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस अभी उतना नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको हर समय में हर जगह मिल जाएगा, चाहे कोस्टल एरिया में, हर जगह इन द सेंस कि जहां इसकी विंड एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, जहां विंड होगी वहीं तो लगा होगा ना। वो आपने देखा है स्पीड पे डिपेंड करता है, विंड एनर्जी की स्पीड कितनी है उस पर पावर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पावर से मतलब है कि विंड के अंदर पावर कितना उपलब्ध है, तभी तो हम उसमें से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे ना, तभी तो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे ना पावर में से अपने काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो वो आपको ध्यान रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन है। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, हल्का सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हल्का सा आपको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होते हैं? प्रोपेलर टाइप, प्रोपेलर हो सकते हैं, प्रोपेलर टाइप हो सकता है, और ये मल्टी ब्लेड टाइप हो सकता है। मतलब आपने सुना होगा 3 ब्लेड लगाते हैं, 3, आपने सुना 3 ब्लेड नॉर्मली लगाते हैं, उसका भी एक कारण है अपने आप में, लेकिन ये प्रोपेलर और मल्टी ब्लेड भी हो सकते हैं, मल्टी ब्लेड, मल्टी ब्लेड टाइप। तो आपने ब्लेड ज्यादा लगा दिया, हल्का सा छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूं कि छोटा कैसे आप समझ सकते हैं। ये शाफ्ट हो गया, आपने ब्लेड बहुत ज्यादा इंस्टॉल कर दिया, इस पे लगा दिया शाफ्ट के ऊपर, है ना, रोटर के ऊपर, ऐसा बोल सकते हो। ये मल्टी ब्लेड टाइप हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मल्टी ब्लेड टाइप, ठीक है ना। और प्रोपेलर टाइप कैसा होगा? प्रोपेलर, ये प्रोपेलर है, ये वाला यहां बना देता हूं प्रोपेलर वाला। ये तो डायग्राम आप बनते ही समझ जा रहे होगे कहां कहां ये सारे लगाए जाते हैं, ना। तो प्रोपेलर टाइप ये हो गया, ये आपका प्रोपेलर टाइप है। इसमें भी ऐसा किया जाता है, ऐसा, एक मिनट, इसको पूरा ये हो गया, और इसको भी ऐसे से बांटा जाता है, ठीक है ना। इसमें और चीजें होती हैं, वो उतना नहीं समझना आपको, ठीक है ना। फिर भी इतना आप ध्यान रखना, ये प्रोपेलर टाइप है, ये ब्लेड है और ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, रोटर को समझ सकते हो। ये प्रोपेलर टाइप है। ये वर्टिकल एक्सिस में आते हैं। वर्टिकल एक्सिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवोनियस रोटर, इसको रोटेट कर लेना। ये मल्टी ब्लेड है और ये प्रोपेलर टाइप है ना, ये ब्लेड है, ये शाफ्ट है आपकी। आगे चलते हैं, ये आप वर्टिकल एक्सिस समझते हैं। वर्टिकल एक्सिस में 2 हैं, सेवोनियस होते हैं और डेरियस होता है, डेरियस टाइप, है ना। तो सेवोनियस, ये कभी भी आ सकता है कि भैया सेवोनियस किसका एग्जांपल है, आप बता देंगे आराम से, ठीक है ना। बस इतना फंक्शनिंग नहीं समझनी है, बस सेवोनियस, सेवोनियस टाइप रोटर, और एक डेरियस टाइप। ये 2 प्रकार है, सेवोनियस टाइप का रोटर, ये हॉलो सिलेंडर का बनाए जाते हैं। चलो इतना बता ही देता हूं, हॉलो सिलेंडर का बनाए जाते हैं। सिलेंडर होता है ना, उसको काट के, सिलेंडर होती है ना, सिलेंडर, उसको काट के ऐसा ऐसा शेप का बनाया जाता है। तो कनेक्ट कैसे होता है? ऐसा है, ऐसा 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 कनेक्ट ब्लेड लगे होंगे, तो हवा इधर आई, ये हवा इधर है, इधर रोटेट किया, ऐसे ऐसे रोटेट किया, तो ऐसा ऐसा हॉलो सिलेंडर का काट के बनाया जाता है, ऐसा शेप। इधर भी लगा होगा ब्लेड, ऐसे ऐसे ब्लेड लगे रहते हैं हॉलो सिलेंडर के। ये सेवोनियस टाइप होता है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। कहना कि इलिप्टिकल शेप के भी बोल सकते हो ये। और डेरियस टाइप की बात करें, डेरियस टाइप आपको नॉर्मली से ये हॉलो सिलेंडर दिखा दूं कैसा होता है नॉर्मली। देखो ये शाफ्ट है, ऐसा आप समझ चुके होंगे जो मैंने आपको बताया था, ऐसे और भी ब्लेड लगे होंगे, ये शाफ्ट है, इधर साइड से ब्लेड लगे होंगे, ठीक है। ये सेवोनियस टाइप है, ठीक है। तो ये जो वर्क करता है आपको ध्यान रखना है, द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस। ये जो वर्क करता है प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस होगी, थ्रस्ट फोर्स आएगा, उसके कारण ये वर्क करता है। ये पुराने वाले जो थे सेवोनियस वगैरह, ये सब ऐसे वर्क करते थे, कैसे? प्रेशर डिफरेंस या थ्रस्ट के कारण ये काम करते थे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, प्रेशर डिफरेंस और थ्रस्ट के कारण। तो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट, ये थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करते थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो डच विंड मिल बताया था, डच वाला पुराने, मैंने पहले बताया था, जितने पुराने थे वो थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे काम करते थे। थ्रस्ट आया, लगी फोर्स विंड के कारण और मूव कर गया, थ्रस्ट फोर्स के कारण काम करता था। लेकिन अब नहीं ऐसा है, अब एफिशिएंसी बढ़ाने की जब बात आई तो लोगों को समझ में आया कि थ्रस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा, अब लिफ्ट फोर्स से बढ़ाओ, लिफ्ट फोर्स से रोटेट करो चीजों को, ठीक है। तो लिफ्ट का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। तो डच वाली जो मैंने बताई थी वो भी थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, सेवोनियस रोटर भी थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। थ्रस्ट ये पुराने वाले हैं इसलिए,
ठीक है ना। अब डेरियस की बात करते हैं। डेरियस में अगर समझना है तो डेरियस में बहुत, इसको अगर मैं बताऊं ना तो आप इसको फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना बेहतरीन, डेरियस साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली, तो उन्हीं के नाम से ये डेरियस नाम पड़ा है। इतना बेहतरीन इसकी बनावट बनाई गई थी, और ये कम छोटे हाइट पे भी वर्क करता है, छोटे हाइट पे भी वर्क करता है। इतना ध्यान रखना, छोटे हाइट पे भी वर्क करता है, ये कम हाइट पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले तो लंबे लंबे हाइट के लगाए जाते हैं, 40 मीटर 50 मीटर। डेरियस टाइप में देखो, डेरियस टाइप का क्या है, हल्का सा दिखा रहा हूं आपको, इसको मिटा दूं क्या। ये डेरियस साइंटिस्ट के नाम से उन्होंने ये डिजाइन दिया था, ठीक है ना। देखो हल्का हल्का मैं बता दूं ताकि कभी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर पाए। ये साफ्ट होगा, है ना, साफ्ट होगा ये, और ये आपके पास ब्लेड है, ये ब्लेड एरोफॉइल शेप होगा ब्लेड का, एरोफॉइल। ये साफ्ट है, ये ब्लेड है, ठीक है। और यहां पे कहीं ना कहीं एक हब लगा हुआ है, हब, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड, और ये ग्राउंड पे आपका जनरेटर या गियर बॉक्स लगा होगा। आप तो जानते हो बिना जनरेटर का कैसे काम, जनरेटर या गियर बॉक्स यहाँ पे लगे होंगे, तो ग्राउंड पे जनरेटर या गियर बॉक्स लगे होते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने समझाया था ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने देखा होगा, इतना टरबाइन घूमते रहते हैं, उसके पीछे इतना बड़ा डब्बा होता है, डब्बा, उसी के अंदर गियर बॉक्स जनरेटर सब रहता है, उसको नैसिली बोलते हैं, उसके अंदर में सारा भरा रहता है, तो वो ऊपर ही होता है वो। लेकिन इनमें नीचे गियर बॉक्स होता है धरती पे, उस वाले में जो आप देखते रहते हो ना नॉर्मली, उसमें ऊपर रहता है, इतना बड़ा डब्बा होता है, आगे से टरबाइन रोटेट करते रहती है ब्लेड, अब पीछे डब्बा बना होता है, उसको नैसिली बोलते हैं। उसके अंदर में गियर बॉक्स वगैरह, जनरेटर वगैरह, ब्रेक, क्लच सब भरे रहते हैं। और ये लेकिन यहां पे नीचे होता है इनमें। तो ये आपके पास है, ये ब्लेड हो गया, ये हब हो गया। अब देखो इसको भाई, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल है ना, ये एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस है, इसलिए मैंने वर्टिकल एक्सिस में बोला डेरियस को। तो इसमें क्या है कि ये जो हब है ना, इसको खड़ा रहना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर खड़ा कैसे रहेगा, इसको गाई वायर होते हैं, उसके माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाता है ग्राउंड से। ये गाई वायर होते हैं। अब वायर याद रखना, है ना, टेक्निकली मैं भाषा यूज कर रहा हूं, वो आपको जरूरत नहीं है लिखने के लिए। वायर ये होते हैं, ठीक है ना, वायर, गाई वायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वायर के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को वर्टिकली बनाया जाता है, वर्टिकली खड़ा तो रहे, तो वायर के माध्यम से ग्राउंड पे कनेक्ट किया जाता है ताकि ये वर्टिकली खड़ा रहे, स्टेबल रहे। ये आपके पास है, कैसा है ये साफ्ट है, ये साफ्ट है, लिख लो, ये साफ्ट है आपका। ये ब्लेड है आपका, ब्लू वाला ब्लेड है, यही ब्लेड रोटेट करेगा कैसे, अब दिखा दूं क्या थोड़ा फंक्शनिंग। ये इस तरह, ये पता है किस टाइप का, ये ऐसा है, ये ना कोई वायर है, देख लो, आपको इस शेप भी मतलब ये भी ऐसे ही घूमेगा, ये ब्लेड दोनों ऐसे से घूमते जाएंगे जो मैं दिखाया ना ऐसे। और ये वायर है, देख लो सेम यही वर्किंग है, डिट्टो, हवा आ रही है, रोटेट कर रहा है, साफ्ट इसी कनेक्ट है नीचे, और नीचे जनरेटर में कनेक्टेड है, ये इस तरीके से है। अब बोलोगे ये पैराबोला शेप का लग रहा होगा, नहीं पैराबोला नहीं, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं है। अगर आप मुझे इजाजत देते तो मैं इसकी ज्योमेट्री बता दूं, पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन पूछ दिया गया तो समझ जाना कि बुक्स में है नहीं, ये टेक्निकल इंजीनियरिंग के बुक्स में है ये। अगर मैं ज्योमेट्री आपको बता दूं तो ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री इसको बोला जाता है। ये जो ब्लेड का शेप है ना, ये जो बना हुआ है ना ऐसा, ट्रोपोस्कीन, ये ज्योमेट्री है इसकी। पैराबोला लग रहा है पैराबोला, लेकिन पैराबोला नहीं है, ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री है इसकी, ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री है जो ये आप देख रहे हो। जो ये जो वायर की ज्योमेट्री बनी है ना, ऐसे मुड़ा हुआ है ना, मुड़ के घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, ये ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री बोली जाती है, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं है। ये लाइक पैराबोला बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री ना है, बोले कि कौन सा ज्योमेट्री है कभी, कि भैया डेरियस टाइप के जो ब्लेड होते हैं किस प्रकार के ज्योमेट्री के होते हैं, तो ट्रोपोस्कीन नहीं है, पैराबोला आ रहा है तो पैराबोला मार दोगे, लेकिन एग्जैक्ट ट्रोपोस्कीन ज्योमेट्री है, ठीक है। ये आपको मैंने सारा समझा दिया है, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एरोफॉइल ब्लेड होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एरोफॉइल ब्लेड क्यों होते हैं, क्योंकि वो लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। एरोफॉइल बनाया गया क्योंकि हमें लिफ्ट फोर्स का यूज करना था, हमें अब लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे टरबाइन को चलाना था। पहले तो हमने थ्रस्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे चला लिया कि विंड आई, टकराई, रोटेट कर गया, वो थ्रस्ट था, लेकिन एफिशिएंसी ज्यादा नहीं मिल रही थी। अब हमें लिफ्ट फोर्स के प्रिंसिपल पे चलाना था, जिसके प्रिंसिपल पे टरबाइन भी रोटेट करती है आपकी ब्लेड, टरबाइन की ब्लेड, उसी के प्रिंसिपल पे हेलीकॉप्टर, उसी के प्रिंसिपल पे एरोप्लेन का ब्लेड, सब कुछ उसी के प्रिंसिपल पे है वो सेट, ठीक है ना। तो आपने
डेफिनेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब आगे लेके चलते हैं आपको। नॉर्मल आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विंड एनर्जी के बारे में अगर पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी में आपको बता दूंगा कि कौन टॉप रैंक पे है, कौन कैसा है, ठीक है ना, वो लिखवा दूंगा मैं कि चाइना अपने रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो नंबर 1 पे है विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी उसके पास प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री पे पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, अमेरिका वगैरह है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे इंडिया है, पांचवें स्पेन है। पहले पांचवें पे इंडिया था, अब पांचवें पे स्पेन आ चुका है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा पॉलिसी वगैरह। अभी तो बस आप मेन समझो, जो मेन समझना है यही मैं आपको समझा रहा हूं। तो विंड एनर्जी के बारे में कहीं पूछे तो एक लाइन और बता सकते हो कि विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है? इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर की मूवमेंट से एसोसिएटेड होता है। तो विंड एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एयर। ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर से सैकड़ों साल से यूज करते आ रहे हैं सेलिंग के लिए, नाव को चलाने के लिए, शिप को चलाने के लिए, ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, ग्रेन वगैरह को ग्राइंड करने के लिए, इरिगेशन के लिए, जमीन को क्या कहते हैं पानी देने के लिए, फसल को पानी देने के लिए, इरिगेट करने के लिए, उसके लिए यूज करते हम लोग पहले से आ रहे हैं। ये एंशिएंट एप्लीकेशन ऑफ विंड बेस्ड एनर्जी है। जो विंड से आप क्या एंशिएंट एप्लीकेशन यूज किए हो, एंशिएंट एप्लीकेशन में लाए हो विंड एनर्जी का यूज करके, वो ये सारे हैं, ठीक है। विंड मिल की सहायता से सारा किया जा रहा था। अब जो नया कॉन्सेप्ट है विंड टरबाइन का है, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी तक जा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि विंड एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊं आपको। तो विंड एनर्जी सोलर हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, इतना बोल सकते हो कि विंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सोलर हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। इसे भी बोल सकते हो सोलर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस या अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ये सारी चीजें जो मैंने बताई आप सब लिख देना, इससे आपका एक अच्छा इंपैक्ट बनेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, एक तरीके से ओल्डेस्ट सोर्स है। मैंने एंशिएंट काल, इजिप्ट के काल से बताया, तो एंशिएंट सोर्स भी है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यह आप बता सकते हो। उसके बाद बात करें 1940 तक की बात करें, 1940 तक या 1940 से अगर बात करोगे, 1940 वाज द ईयर, ये वो साल था व्हेन दे स्टार्टेड अटेम्प्टिंग जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम विंड। तो विंड से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने का जो बात आई, कॉन्सेप्ट आया, वो 1940 वो वर्ष था, 1940। उसके पहले तो आपने देखा विंड मिल का कॉन्सेप्ट था, पंपिंग एक्शन के लिए वाटर को पंप करना, खेतों को इरिगेट करना, ग्रेन को ग्राइंड करना। लेकिन अब जो 1940 की बात थी, 1940 वाज द ईयर व्हेन दे स्टार्टेड अटेम्प्टिंग जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द विंड। विंड से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने की बात 1940 से आई है, ठीक है, विंड से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट अगर बात करो 30 साल बाद 1970 की बात कर रहा हूं मैं, 30 साल बाद 1970 में, इनफैक्ट टिल 1970 नोबॉडी टॉक अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था आपको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, 1970 तक लगभग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी मैनेजमेंट की बात नहीं करती थी। कोई भी, आज जो इतना बात चल रहा है उतना ऊर्जा संरक्षण की बात नहीं चलती थी 1970 तक। थैंक्स टू दोज स्टीप हाई प्राइसेस इन 1973, आपको पता है, उनको धन्यवाद दीजिए जो ऑयल क्राइसिस मैंने आपको बताई थी 1973 की, है ना, जो ओपेक कंट्रीज ने तेल का रेट बढ़ा दिया था और अमेरिका और बाकी कंट्री को ऐसा लगने लगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा इंपोर्ट करते थे तेल का, उनको लगने लगा कि अब ऐसे फॉसिल फ्यूल पर डिपेंड रहना सही नहीं है, अब हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की ओर भी देखना पड़ेगा, जिसमें से विंड एक था, ठीक है। तो ये मैंने आपको हल्का सा एक और आइडिया दिया। तो इनफैक्ट टिल 1970 आप लिख सकते हैं, नोबॉडी टॉक्स अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट थैंक्स टू दोज स्टीप क्राइसिस ऑफ ऑयल। जो स्टीप क्राइसिस हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुई थी, उसके लिए 1970s की बात कर रहा हूं, 1973 में एग्जैक्टली। दैट इज द रीजन दैट इज गोइंग टू चेंज द होल सिनारियो इन द वर्ल्ड। पूरा जो वर्ल्ड का सिनारियो था ना, रूपरेखा ही पलट के रख दिया। जो ऑयल क्राइसिस हुई, तेल का रेट बढ़ा, लोगों को लगा कि भैया आप तो सिर्फ कोयला पेट्रोल पे निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ अल्टरनेट भी खोजो, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स खोजो, सोलर, विंड, हाइड्रोजन, ये सारी चीज पे जाइए, बायोमास, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स पे जाइए। तो ये होल सिनारियो जो वर्ल्ड की है, वो ऑयल क्राइसिस जो हुई थी वहां से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड की होल सिनारियो बदल ही गई, पलट ही गई वहां से, ठीक है। ये है। अब आइए इसकी मेरिट की बात करते हैं।
देखिए विंड एनर्जी की बहुत खासियत है दुनिया में। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही किसी व्यक्ति में या किसी भी चीज में हो। भगवान ने कभी भी ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई भी एक एंटिटी नहीं बनाया है जिसके अंदर में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट हो, सिर्फ उसके अंदर में गुण ही गुण भरा हो। निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो प्रॉस एंड कॉन्स पॉइंट होते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स होते ही हैं हर व्यक्ति के अंदर, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मेरिट क्या होगा, विंड एनर्जी की मेरिट क्या है, क्या खासियत है विंड एनर्जी की, ठीक है। इसमें बात करो प्लेंटीफुल, बहुत उपलब्ध है, जितना आप यूज करना चाहे प्लेंटीफुल। जब तक सूरज रहेगा तब तक आपके पास ये रहेगा, और अर्थ की रोटेशन भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो प्लेंटीफुल, बहुत अच्छे खासे मात्रा में है, इनएग्जॉस्टिबल है। आप जानते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। एज कंपेयर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करें तो अभी सूर्य बहुत दिन तक रहने वाला है, बहुत बिलियन ईयर्स तक रहेगा, और जब तक सूर्य है तो धरती पे प्रकाश आएगी, सोलर रेडिएशन आएगा, और अनइक्वल हीटिंग होती रहेगी, विंड एनर्जी जनरेट होता रहेगा। तो इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होगा, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है विंड एनर्जी। तीसरा नॉन पॉल्यूटिंग है, ये तो खास बात है, नॉन पॉल्यूटिंग है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन नहीं हो रहा है। चौथा नो हीट बर्डन ऑन एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर पे हीट का बर्डन नहीं हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, कोई हीट रिलीज नहीं होती है यहां से, तो नो हीट बर्डन ऑन एटमॉस्फेयर। नो हीट बर्डन या नो ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आती है, नो हीट बर्डन, नो हीट बर्डन ऑन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना। आप जानते हो थर्मल पावर प्लांट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करते हैं, हीट भी रिलीज करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं है, यहाँ कोई बर्निंग नहीं हो रही है ना, कोई कोयला नहीं जला रहे हो ना यहाँ पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चले उसमें, आगे इसमें आप समझ सकते हो कि नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये भी लिख सकते हो। नॉन पॉल्यूटिंग है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स है ऑफ एनर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कौन सा पैसा ले रहा है आपसे, कोई विंड एनर्जी का कोई पैसा ले रहा है, प्रकृति आपसे पैसा तो ले रही है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है आपके पास। पावर जनरेशन इज चीपर, पावर जनरेशन यहाँ पे चीपर है। देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ इनपुट, पावर जनरेशन यहां पे चीपर होगा। इनिशियली इंस्टॉलेशन कॉस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जो होती है उसकी ज्यादा होती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, क्योंकि जो टावर बनाना है टावर, वो टावर बनाना, और ऊपर पे देखते हो कि वो नेसली बनी हुई होती है, ये तो ब्लेड रोटेट कर रहे होते हैं, उसके पीछे में नेसली होती है, एक कवर होती है, उसके अंदर में सब जनरेटर वगैरह, उसके अंदर में ब्रेक क्लच सब भर के रखते हैं, ठीक है। उतना लोड उठाना है तो टावर को अच्छा खासा स्ट्रेंथ की बनानी पड़ेगी, जिस टावर के ऊपर वो नेसली टिका रहता है ऊपर, इसके अंदर में पूरा का पूरा एक तरीके का खोल, उसके अंदर में जनरेटर वगैरह भरा हुआ है, टरबाइन वगैरह भरी हुई हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं एक स्ट्रक्चर पे है जिसको टावर बोलते हो, जो लंबे लंबे होते हैं, तो उसको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी ना अच्छी खासी, तो इन सब में पैसा ज्यादा लग जाता है। तो इनिशियल कॉस्ट जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन की ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल वाली की ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, उसके बाद आगे चलते हैं तो डीमेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स पे आते हैं। डीमेरिट्स क्या है, और भी मेरिट्स बताए जा सकते हैं, और भी मेरिट्स बताए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा जरूरत है। आप तो इतने समझदार हैं कि आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ऑन स्मॉल स्केल। अगर स्मॉल स्केल की बात करोगे, एडवांटेज में बात करोगे, स्मॉल स्केल में अप टू ए फ्यू किलोवाट सिस्टम इज कॉस्टली। छोटा मोटा प्लांट बना रहे हो, फ्यू किलोवाट का प्लांट बना रहे हो, सिस्टम कॉस्टली पड़ेगा, सिस्टम आपकी कॉस्टली पड़ेगी। क्यों, समझते जाओ। ऑन ए स्मॉल स्केल अप टू ए फ्यू किलोवाट सिस्टम जो बनाओगे आप, कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन लार्ज स्केल में बात करोगे, बड़े लार्ज स्केल में बनाने की बात कर रहे हो, तो कॉस्ट कैन बी कॉम्पिटिटिव, कॉस्ट कुछ कम होगा। लार्ज स्केल पर अगर टरबाइन इंस्टॉल कर रहे हो तो कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, यहां पे ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो कर रहे हो, कन्वेंशनल थर्मल से कर रहे हो, न्यूक्लियर से कर रहे हो, ये कन्वेंशनल जो है उसके मुकाबले में ये सस्ता पड़ जाएगा अगर आप बड़ा सा यूनिट इंस्टॉल कर रहे हैं। स्मॉल स्केल पे करेंगे तो फ्यू किलोवाट का सिस्टम तो कॉस्टली पड़ जाएगा, छोटे छोटे मोटे किलोवाट का सिस्टम बना रहे हो आप तो छोटा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन लार्ज स्केल पे बना रहे हो तो कॉस्ट कैन बी कॉम्पिटिटिव विद कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज। जो भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज है, थर्मल पावर प्लांट, उनसे ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, उनके मुकाबले ये सस्ता पड़ जाएगा अगर लार्ज स्केल पे विंड टरबाइन आप सिस्टम लगा रहे हो, ठीक है। लेकिन छोटा वाला महंगा पड़ेगा, छोटा वाला फ्यू किलोवाट का बना रहे हो, कुछ किलोवाट का अगर पावर प्लांट सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो, वो महंगा पड़ जाएगा, है ना। लेकिन लार्ज अगर कंपेयर किससे कर रहा हूं, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो थर्मल वगैरह से की जाती है उससे कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये लिख लो, लिख ही लो, आप भी क्या याद रखो, लिख लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये आपको समझ में आए। ऑन ए स्मॉल स्केल, ऑन ए स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल छोटे पावर प्लांट की बात कर रहा हूं, अप टू ए फ्यू किलोवाट, अप टू ए फ्यू किलोवाट
सिस्टम इज कॉस्टली, अप टू ए फ्यू किलोवाट सिस्टम अगर इंस्टॉल कर रहे हो इज कॉस्टली, वो कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन आइए बड़े सिस्टम पे आइए, लार्ज स्केल पे आइए, तो ऑन ए लार्ज स्केल कॉस्ट कैन बी, ऑन ए लार्ज स्केल, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ऑन ए लार्ज स्केल कॉस्ट, टाइम भी ज्यादा हो गया, कॉस्ट कैन बी, कॉस्ट क्या होगा लार्ज स्केल पर इंस्टॉल कर रहे हो, कॉस्ट कैन बी कॉम्पिटिटिव, कॉस्ट जो है कॉम्पिटिटिव होगा किसके मुकाबले, विथ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी। जो भी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, क्या है कन्वेंशनल, आपका कन्वेंशनल वे में ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट, उनके मुकाबले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो विथ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड लोअर कॉस्ट, कॉस्ट जो है लोअर होगा, लोअर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड बाय मास प्रोडक्शन, लोअर कॉस्ट कैन बी अचीव्ड बाय मास प्रोडक्शन। तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो आप तब जाकर लोअर कॉस्ट आपको मिलेगा, स्मॉल स्केल में नहीं मिलेगा, कॉस्टली पड़ जाएगा। जब मास प्रोडक्शन कर रहे हो तब जाके आपको एक अच्छा खासा कॉस्टली ये नहीं होगा, ये सस्ता पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, लोअर कॉस्ट कब अचीव हो रहा है, जब आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो, अच्छा खासा आप पावर बना रहे हो तो जाके सस्ता पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं आपको क्या कहते हैं उस पे डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज आपको क्या ध्यान रखना है, डिसएडवांटेज पे आप इतना ध्यान रखो, चार चीजें, ये डीमेरिट्स में बोल सकते हो, डिसएडवांटेज बोल सकते हो, डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। डीमेरिट्स में क्या है, इट इज नॉन स्टेडी, ये स्टेडी नहीं है। स्टेडी का मतलब क्या होता है, आज है कल नहीं, आज है कल नहीं, इट इज नॉट स्टेडी, आज हवा बह रही है कल नहीं बह रही है, तो इट इज नॉट स्टेडी। ये थोड़ा टेक्निकल है, लिखेंगे ना एग्जाम में तो आपका अच्छा ये इंपैक्ट डालेगा। स्टेडी, STEADY, इट इज नॉट स्टेडी। इट इज अनप्रिडिक्टेबल, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है, ठीक है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट, आप इस पर निर्भर नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आप बोल सकते हो कि हाँ कल तो विंड बहेगी बहेगी, इतना प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, तो यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। दूसरा पॉइंट, ये प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। इट इज अनडिपेंडेबल, ये डिपेंड नहीं कर सकते इस पे, ये भी बोल सकते हो अनडिपेंडेबल, बोलो आप इस पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज अनडिपेंडेबल, डिपेंड नहीं होना है विंड एनर्जी पे। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कल आएगी नहीं आएगी, कल विंड बहेगा नहीं बहेगा, तो आप कैसे डिपेंड हो सकते हो कि मैं कल तो विंड एनर्जी से 50 मेगावाट बनाऊंगा, कल नहीं आई हवा तो फिर क्या करोगे, तो डिपेंड नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है विंड एनर्जी पे। तीसरा अगर विंड की बात करें तो विंड की लगभग स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए, ठीक है ना। आपको कहीं कहीं लिख जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, बट आपको एक अच्छा पावर बनाना है नॉर्मल, तो मिनिमम स्पीड विंड की इतनी चाहिए, मिनिमम स्पीड चाहिए विंड पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। देन ओनली इट जनरेट्स पावर, मिनिमम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। 8 किलोमीटर प्रति घंटा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, मिनिमम स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, उससे आपका विंड पावर जनरेशन हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल में बात करूं तो मिनिमम स्पीड अगर विंड की चाहिए तो कितनी चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चाहिए। आइसोलेटेड साइट्स, जो कुछ साइट्स है आइसोलेटेड साइट्स पे आप नहीं लगा सकते हैं। अब मान लो कुछ ऐसा है साइट जहां पे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, जहां पे टेरेन अच्छा नहीं है, वहां की ज्योग्राफी अच्छी नहीं है। जैसे मैंने आपको हाइड्रो में बताया था कि भैया विंड पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है, विंड पोटेंशियल बहुत अच्छा है यहाँ पे, लेकिन लोगों को वहां पे ले जा रहे हो हेलीकॉप्टर से, क्योंकि लोग तो चाहिए ना, नॉर्मली सेटअप करना है तो लोग तो चाहिए पड़ेंगे ना इस इनिशियल में। तो कभी कभी टेरेन की भी प्रॉब्लम आ जाती है कि टेरेन वहां पे अच्छा नहीं है, नॉर्मल ज्योग्राफी जो है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है इंस्टॉल करने में, तो वो भी एक है। और दूसरा आइसोलेटेड साइट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बैकअप फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए आपको बैकअप भी रखना पड़ता है। जैसे बैकअप फॉर कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि सीएनजी है, सीएनजी बस है, सीएनजी बस चलती है, लेकिन बैकअप में डीजल भी रखा जाता है गाड़ियों में, बैकअप में रखते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पे बैकअप फॉर कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक इन सीएनजी बस आप जानते हो कि वहां पे डीजल का बैकअप रखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी बैकअप होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डीमेरिट्स मैंने आपको समझा दिया, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे चीजें। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे आगे की एनर्जी। इसमें 1-2 पॉइंट और होगा तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।